नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, तूफान दाना, साइक्लोन दाना, ये क्या है? आज की वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। 10 लाख लोग इवैक्यूएट कराए जा रहे हैं और ये दाना तूफान अब ओडिशा के तटों से टकरा भी चुका है। ऐसे में ओडिशा समेत 8 राज्यों को प्रभावित करने वाला है। 8 राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। ये तूफान कितना भयानक है, कितना खतरनाक हो सकता है, कौन कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही साथ में साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, इनके पीछे की जियोग्राफिकल रीजन क्या होते हैं, इसको हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरा जरूर देखना, जिससे आपको एक अच्छी समझ विकसित होगी आपके अंदर। शुरुआत करते हैं। आप आर्टिकल वगैरह में आज के टाइम पर देखोगे, पूरा टॉप स्टोरी यही बनी हुई है कि साइक्लोन दाना आया हुआ है और साइक्लोन दाना की वजह से 10 लाख लोगों को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस चालू है। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, ये सभी लगी हुई हैं। और ये तूफान जो है, साइक्लोन जो है, बंगाल की खाड़ी में बना और वहां से 21 अक्टूबर से बढ़ते बढ़ते अब 24 अक्टूबर की शाम को, यानी आज, उड़ीसा के तटों से टकरा गया, या कहें कि लैंडफॉल हो गया उड़ीसा के तटों से। ठीक है, तो यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ऐसे समेत 8 राज्य प्रभावित होने वाले हैं। झारखंड, बिहार तक इससे प्रभावित होंगे, छत्तीसगढ़ भी प्रभावित होगा। ठीक है, और दक्षिण के भी राज्य प्रभावित होने वाले हैं। तो ये उड़ीसा के तटों में अनुमान लगाया गया था कि धामरा पोर्ट से लेकर भीतरकनिका नेशनल पार्क के बीच में ये टकराएगा और स्पीड इसकी 120 किलोमीटर पर आवर की से ऊपर तक हो जाएगी। तो ऐसे में ये साइक्लोन है। ये साइक्लोन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखिए उड़ीसा में टकराया और यहाँ पर इसका पैटर्न कुछ इस प्रकार से आईएमडी ने रिलीज किया था। सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो बनते हैं ना, अभी आपने देखा पिछले दिनों में पीएम मोदी ने 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए थे। उन सुपर कंप्यूटर का काम मौसम की गणना करने के लिए ही होता है। वो हैवी कैलकुलेशन करने के लिए, हैवी पैटर्न को समझने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो ऐसे साइक्लोन किस पैटर्न में आएंगे, कहाँ तक प्रभावित करेंगे, वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उनका क्या रवैया होने वाला, किस तरफ घूम सकते हैं, ये सब जो है कैलकुलेशन करके आईएमडी रिलीज कर देता है पैटर्न, और पहले ही सूचना जारी कर देता है, चेतावनी जारी कर देता है, जिससे लोग सतर्क हो सकें। यहाँ पर एनडीआरएफ और इसके बाद ओडीआरएफ उड़ीसा की या फिर बाकी के अदर स्टेट के एसडीआरएफ टीमें लग जाएं और वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके, लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें ऑलरेडी वहां पर भेज दी गई थी वायुसेना के द्वारा। देखिए आप यहाँ पर, तो वहां पर जाकर के वो लोग अपना प्रोसेस शुरू कर दिए, नागरिकों को निकालना शुरू कर दिए, वहां से हटाना शुरू कर दिए। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। साइक्लोन होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कहां पर बनते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, नामकरण क्यों रखा जाता है, सारे क्वेश्चन आपका एक ही वीडियो में मिल जाने वाला है सबसे कम समय में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। साइक्लोन जो होता है ना, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप अगर इंडियन रीजन में बात करो तो इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं जनरली इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में तो चक्रवाती तूफान कहते हैं। अब यही अगर जापान रीजन में आता है या कहीं इधर फिलीपींस, जापान, चाइना, इस क्षेत्र में आता है, तब इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर ऑस्ट्रेलिया के निचले क्षेत्रों में बनता है तो इसे विली विली के नाम से जानते हैं, विली विली के नाम से। इसके बाद अगर इस रीजन में, अगर अमेरिकी रीजन में इधर ये बनता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र में, यहाँ बीच में, तो इसे हैरिकेन्स कहा जाता है। एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बीच में ही क्यों दिख रहे हैं साइक्लोन, ना ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों के बीच में, कर्क और मकर रेखा और बीच में आपकी भूमध्य रेखा, इन्हीं के बीच में ये साइक्लोन बनते हैं। इसके पीछे का क्या रीजन है, तो आप ऐसा देख करके मैप में समझ जाओगे। तो ये है इक्वेटर और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, इन दोनों के बीच में ही ये जो रीजन पड़ता है ना, यहाँ पर सूर्य की रोशनी खड़ी पड़ती है। खड़ी बोले तो मतलब कि आप समझो कि ये वर्टिकल पड़ती है। तो जब वर्टिकल पड़ती है तो वहां पर ज्यादा धूप पड़ता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से वहां पर कभी कभी हवाएं गर्म हो जाती हैं। हवाएं कैसे गर्म होती हैं, तो देखिए मान लो जैसे कोई एक एरिया है, आप जानते हो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है लगभग में। तो अब मान लीजिए कोई एक एरिया है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है,
जैसे कोई द्वीप, जैसे मान लो ये द्वीप हुआ अंडमान निकोबार। अब ये द्वीप है और यहाँ पर अगर ये इसी क्षेत्र में आ रहा है, इसी के तहत आ रहा है, अब यहाँ पर अगर धूप की रोशनी पड़ेगी तो यहाँ पर समुद्र पर अगर पड़ेगी धूप की रोशनी तो समुद्र तो भाई पानी है, तो कंपेरेटिवली धीरे धीरे वो गर्म होगा। लेकिन जमीनी वाला जो हिस्सा होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। अब जमीन वाला हिस्सा जल्दी गर्म हो गया और ये पानी वाला हिस्सा वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, यानी अभी भी वहां ठंडा है। तो जो हवाएं चलती हैं ना समुद्र में, तो वो हवाएं समुद्र वाली हवाएं होती हैं ठंडी, और इसके ऊपर से क्योंकि जमीन गर्म है तो उसके ऊपर जो हवाएं बहेंगी वो गर्म हो जाएंगी, जल्दी गर्म होंगी, क्योंकि धरती पर से ही वो निकलती है दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के, तो वो ऊष्मा की वजह से वो गर्म होती है हवाएं। अब जब ये गर्म हवाएं होने लगी तो ये ऊपर उठ जाती हैं गर्म होने की वजह से, क्योंकि गर्म हवाएं हल्की होती हैं, ठंडी हवाएं भारी होने के कारण नीचे रह जाती हैं। अब जब गर्म हवाएं ऊपर उठने लगती हैं ना तो एक और चीजें होती हैं, एक और चीज ये होती है कि यहाँ पर एक आई वाल बन जाता है। कैसे बनता है? देखो, जब गर्म हवाएं ऊपर उठने लगी तो फिर नीचे की टाइप लो प्रेशर हो गया, प्रेशर लो हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है, तो बाकी की जो हवाएं होती हैं ठंडी हवाएं ना वो खींचने लगती हैं, वो खींच करके इसकी तरफ आती हैं, और जब खींच करके इसकी तरफ आती हैं तो वो ऊपर ये उठ रही हैं तो यहाँ पर तो टकराएंगे तो वो घूम जाएंगी, क्योंकि इससे तो पूरा मतलब क्रॉस तो हो नहीं सकता। तो ये गर्म हवाएं ऊपर उठ रही होंगी और ये किनारे किनारे घूमने लगेंगी ठंडी हवाएं, तो इस वजह से गर्म हवाएं ऊपर ठंडी हवाएं नीचे, और वो टकरा करके घूमने लगती हैं। ये घुमाव इतना तेज होता है कि धीरे धीरे अपने साथ पानी को भी घुमाने लगता है, और ये पानी घूमते घूमते जब बड़ा ले लेता है रूप, मतलब जब हवाएं भी बहुत भारी मात्रा में रहती हैं तो बड़ा रूप ले लेता है, तो वो एक चक्रवात बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। यहाँ पर सवाल आता है कि गर्म हवाएं कितना ज्यादा गर्म होगा तो फिर वो ऊपर उठने शुरू हो जाएंगी। तो जनरली माना जाता है कि 26 डिग्री सेल्सियस, अगर 26.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर गर्म हो जाती हैं हवाएं तो वो ऊपर उठना शुरू होती हैं, और ऐसे में चक्रवात बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब अगर मान लीजिए ये, जैसे आप देखो ये वाला जो हिस्सा है ये है इक्वेटर, इक्वेटर के नीचे अगर ऐसी घटना हो रही है तब तो ये लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी और ऐसी स्थिति एंटी क्लॉकवाइज होती जाएगी। और अगर ये चीजें ऊपर हो रही हैं, मतलब टाइफून वाले एरिया में जहां पर हो रहा है या इधर हरिकेन वाले सेक्टर में हो रहा है, तो ये जो होती हैं ये क्लॉकवाइज घूमती हैं। अब यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने की वजह से आप देखते होंगे कि अक्सर आपको इस वाले रीजन में, बंगाल की खाड़ी वाली रीजन में ज्यादा टकराती दिखती हैं। मतलब यहां से बना चक्रवाती तूफान तो वो इधर ही क्यों आया, इधर क्यों नहीं चला गया, ये मन में आता होगा ना। तो इधर इसलिए आया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू की और एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते इधर आकर टकरा गई। आप यहां भी देखते हो कि जहां पर, जब यहां पर तूफान बनता है मालदीव की वजह से, मालदीव द्वीप है तो उसकी वजह से गर्म और ठंडी हवाओं का मिसमैच होता है, तो यहां बनता है तो आकर के इस रीजन में टकराता है। अगर आप मैप देखो जो जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा कि कहां पर खतरे वाली स्थिति है, कहां पर ज्यादा संभावनाएं होती हैं आने की, तो उसमें भी आप देखोगे कि बंगाल खाड़ी में जो बनेगा वो इस रीजन में टकराता है ज्यादातर, और जो यहाँ पर बनता है वो या तो केरल में टकरा जाएगा, मतलब यहां पर अगर लक्षद्वीप साइड में बनेगा तो ज्यादा दूर जा नहीं पाता है तो यहीं टकरा जाता है, और अगर जो इस रीजन में और थोड़ा दूर में बनेगा तो वो घूमते घूमते यहां पर पहुंच जाता है। कभी कभी यहां पर, क्योंकि एक दो द्वीप तो है नहीं, ऐसे यहां पर 50 द्वीप है छोटे मोटे, तो ऐसे छोटे मोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप, तो यहां से जब बनेगा ना तो वो कभी इधर कभी इस साइड इसी प्रकार से घूमते घूमते जाता है। लेकिन जब इसके नीचे है तो याद रखना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि चक्रवात को चक्रवात कब कहा जाएगा, मतलब कब कहेंगे कि ये साइक्लोन बन चुका है। तो साइक्लोन तभी कहेंगे जब उसकी स्पीड 118 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर हो जाती है। कोई तूफान आता है तो 118 किलोमीटर से अगर ऊपर स्पीड पहुंच गई तब उसे साइक्लोन का नाम दे दिया जाएगा कि हाँ ये साइक्लोन है, चक्रवात है, और नामकरण किया जाता है। अब नामकरण करने की प्रक्रिया थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। होता क्या है ना कि जब हम लोग को ये पता रहे कि, क्योंकि तूफान अक्सर आते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग को यह पता रहे कि ये वाला तूफान जो था वो इस स्पीड से आ रहा था और इस क्षेत्र से उठा था और इस रीजन में होकर के आकर टकराया था, तो ये कितना तबाही मचाया था, कितनी दूर तक इसका इफेक्ट गया था, ये अगर हम लोग को एक पता रहे, अनुमान रहे, तो अगली बार जब ऐसा कोई तूफान आएगा जो सेम पैटर्न में आ रहा होगा, सेम जगह से आ रहा होगा और सेम स्पीड में आ रहा होगा, तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कितनी दूर तक इफेक्ट अपना दिखाएगा, कितनी दूर तक तबाही मचाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले से उतने दूर के नागरिकों को इवैक्यूएट करा देंगे और फिर वहां पर पहले से तैयारी रहेगी, तो इससे जनहानियां नहीं होंगी। ठीक है, तो ये इसी चीज को पता करने के लिए
एक नामकरण की प्रक्रिया की गई कि कुछ ऐसा किया जाए कि पहले से जितने तूफान आ रहे हैं उनका नामकरण करते चलें, फिर उससे पैटर्न एक पता चलेगा, उसकी डिटेलिंग एक लिखी रहेगी कि भाई देखो दाना तूफान आया है तो दाना तूफान ने कितना तबाही मचाया, या इससे पहले जो आया था वो कितना तूफान तबाही मचाया था, किस स्पीड में था, तो पूरी गणना हो सकेगी। तो इसके लिए ये कहा गया कि अब आसपास के जो देश हैं, सोचा गया नाम कैसे दिया जाए, फिर कहा गया कि भाई आसपास के जो देश हैं उनसे कहो कि चलो भाई नाम दो। तो ऐसे पूरे वर्ल्ड भर में 6 जगह चुने गई, जिसमें अपना इंडिया वाले से हम लोग को मतलब है। तो इंडिया वाला जो क्षेत्र है इसमें ऐसे शुरू में 8 देश थे, फिर उसमें कुछ और देश जोड़े गए और उसके बाद 13 देश हो गए। देखिए यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ही था। 2004 में जो है ये एक नया लिस्ट जारी किया गया और उसके बाद 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन इनको भी जोड़ लिया गया। इस हिसाब से टोटल पड़ गए अब 13 अपने वाले ग्रुप में। अब इन 13 लोगों से कहा गया कि अपने नेम की लिस्ट भेजो, 13 नाम की लिस्ट भेजो, जिससे नामकरण तूफानों का किया जा सके। तूफानों का नामकरण रहेगा तो एक डाटा तैयार रहेगा और उससे आइडिया लगेगा कि किसका क्या होगा। अब इन लोगों से नाम मांगा गया तो सब लोगों ने अपना अपना 13 नाम दिया। जैसे भारत ने दिया गति, तेज, मुरासू, आग, व्योन, झार, इसके बाद प्रभावो, नीर, ठीक है ना, प्रभंजन, गुरनी, अम्बुड, जलाही, वेगा, ये सभी नाम दिया भारत ने। ऐसे ऐसे अलग अलग देशों से यहाँ पर देखिए सभी देशों ने अपने नाम दिए। अब इन नामों को कहा गया कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा और बारी बारी एक एक देश का करा जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से लिस्ट तैयार की गई। ये 13 लिस्ट तैयार की गई और इसमें देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया। मतलब पहले ए से कोई देश अपने ग्रुप में है नहीं, बी है, तो बी से बांग्लादेश को सबसे ऊपर रखा गया। फिर बी के बाद आई पड़ता है अल्फाबेटिकल में अपने ग्रुप वाले में, तो आई से इंडिया, फिर ईरान, फिर मालदीव, फिर म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, ठीक है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर लिस्ट आती गई। तो यहाँ पर 13 देशों का यहाँ नाम आया। इन 13 देशों ने जो जो नाम दिए थे इसका यहाँ पर पूरा इस लाइन में है। जैसे इंडिया वाला है तो इंडिया ने ये जो नाम दिया था ना, गति, तेज, उसके बाद मुरासू, आग, व्योम, झार, ऐसे किया गया। अब ये लिस्ट तैयार की गई, 13 लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट 1 खत्म हो चुका है। लिस्ट 2 में अभी जो दाना आया है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दाना नाम जो है इसको किसने दिया है? कतर ने दिया है। अब लिस्ट 1 खत्म हो गया, लिस्ट 2 चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा, फिर लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, ऐसे ऐसे लिस्ट 13 तक चलेगी। फिर उसके बाद नई लिस्ट तैयार करके दी जाएगी। जैसे ये वाली लिस्ट 2019 में 19-20 में तैयार करके दी थी आईएमडी ने। तो यहां पर देखो अब अगला तूफान कौन सा आएगा? फेंगल। इससे पहले असना आया था, इससे पहले रीमल आया था, अगर आपको याद हो तो। अब इसके बाद शक्ति आएगा, उसके बाद फिर मंथा आएगा, ठीक है। तो दाना नाम पूछा जाएगा किसने दिया, तो आप बताओगे कतर ने दिया। फेंगल नाम किसने दिया, तो सऊदी अरेबिया ने दिया है, अगला सऊदी अरेबिया का टर्म है। फिर ऐसे श्रीलंका आएगा, फिर श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर। तो नाम देने का तर्क यही है कि इससे एक डेटा तैयार रहेगा। अब इससे फ्यूचर में जो कोई भी आएंगे तूफान तो एक पता रहेगा पैटर्न कि पिछला वाला जो इस लेवल का आया था, तो देखो कौन सा आया था, मान लो ये गति वाला आया था इस लेवल का, तो उसको गति वाला उठा करके उसका डाटा स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, किस क्षेत्र तक इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो वो क्षेत्र तक वहां पर सुविधाएं इस प्रकार से एनडीआरएफ की टीमें और ओडीआरएफ की टीमें लगा करके वहां पर लोगों को, नागरिकों को दूर पहुंचाया जाएगा कुछ दिनों के लिए और उसके बाद दोबारा से वहां पर लाकर शिफ्ट कराया जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, ये तैयारियां होती हैं सरकारों की और इसके लिए यहाँ पर दाना के लिए तैयारियां चल रही हैं। ऑलरेडी भारत की एनडीआरएफ टीमें और उड़ीसा की भी डिजास्टर की रिस्पॉन्स टीमें ये सभी लगी हुई हैं और आई होप यहाँ पर कम से कम नुकसान पहुंचे, इसकी हम लोग कामना करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, मुश्किल से 1 सेकंड लगेंगे। सब्सक्राइब करिए और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। इसके अलावा दिवाली धमाका ऑफर स्टार्ट हो चुका है एमजेटी ऐप पर, जिसके तहत दिवाली कूपन कोड यूज करने पर हमारे जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वो आपको मात्र 299 में मिल रहे हैं। मात्र 299 में जीएस सफलता का कंप्लीट बैच ले सकते हो। ध्यान रहे ये बैच 1999 का हुआ करता था, ये 299 में हुआ है क्योंकि अब वीओडी फॉर्म में है और दिवाली ऑफर के तहत बिगेस्ट डिस्काउंट एवर दिया गया है। इसके बाद इसके अलावा आप संकल्प बैच ले सकते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक के लिए। इसमें भी आपको 12 महीने की ई बुक भी फ्री में मिल जा रही है, क्लास नोट्स मिला है, डेली आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो। अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर एसएससी का कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये सब चीजें आपको एमजेटी ऐप पर मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा, वीडियो कोड सेक्शन में जाना है और हमारी करंट अफेयर की या साइंस की अगर ई बुक वगैरह चाहिए तो भी आप ई बुक ले सकते हो, उस पर भी डिस्काउंट चल रहे हैं, सेम कूपन कोड दिवाली पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।